सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन ऑफ यू। हम लोग लास्ट क्लास में फॉरेस्ट तकरीबन कर चुके हैं। 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेवेंथ टाइप जो है, द सेवेंथ वन दैट आई वुड से मैंग्रोव से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, मैंग्रोव के बारे में एक खास बात है जो हम सबको शायद पता हो शायद ना पता हो, लेकिन मैंग्रोव कैन ओनली ग्रो इन सॉल्ट ओरिएंटेड वाटर। जहां पे पानी नमकीन होगा सिर्फ ये वहीं पे ग्रो कर सकते हैं। सर, मेरा आप लोगों से सबसे सवाल है कि नमकीन पानी कहाँ पाया जाता है। आप सबका मुझे जवाब होगा, सर नमकीन पानी हमेशा समंदर में पाया जाता है, दरियाओं में नमकीन पानी नहीं होता। दरियाओं में मीठा पानी होता है, रिवर्स में मीठा पानी होता है, ग्लेशियर्स मीठे होते हैं। सही है, लेकिन जो समंदर है वो नमकीन पानी होता है। ठीक है। ओके सी। सो वहां पे नमकीन पानी होता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ नमकीन पानी में ही उग सकते हैं। ये है कुदरत का निजाम। ये इंसानों ने नहीं उगाया, ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके सिर्फ और सिर्फ वाटर लेके जाते हैं। ये अदर प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं, इरिगेटेड हो गया, एल्पाइन हो गया, कॉनिफोरस हो गया, रिवेरियन हो गया, बेला हो गया, राक हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, जितने भी अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज हैं, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है कि वो सी वाटर में ग्रो करे। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि कोई भी फॉरेस्ट की टाइप आपके सामने आ जाए, आपने तीन चार चीजें देखनी होती हैं। नंबर वन उसकी लोकेशन, नंबर टू उसका एरिया, नंबर थ्री उसकी स्पीशीज, कि वो कौन सी टाइप ऑफ ट्री, ट्रंक कह लो, लकड़ी कह लो, वुड कह लो, हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। देखो, ये फॉर्मेट आसान हो रहा है, जिंदगी आसान हो रही है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो गौर से सुनना। मैंग्रोव अभी अभी मैंने कहा कहाँ पाए जाएंगे, समंदर के पास। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल, पाकिस्तान में समंदर कहाँ मौजूद है? सर, साउदर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सर, साउदर्न पार्ट में कौन कौन सी कोस्ट आती है? सर, सिंध कोस्ट एंड बलूचिस्तान कोस्ट। इसके अलावा क्या कोई कोस्ट आती है? नहीं सर। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका कौन सा एरिया होगा? सर, सिंध एंड बलूचिस्तान। याद करने की जरूरत है अब? नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये बात पता होगी कि मैंग्रोव नमकीन पानी में ग्रो होते हैं, तो आपको ये पता होगा समंदर ही नमकीन पानी का होता है। फिर आपको ये पता होगा कि समंदर पाकिस्तान में दो जगहों पे, बलूचिस्तान कोस्ट के ऊपर एंड सिंध कोस्ट के ऊपर। सिंध कोस्ट एक वास्ट एरिया है, 97% मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रो होते हैं। मैंग्रोव के जितने भी दरख्त होंगे 97% सिंध में पाए जा रहे हैं, जबकि ओनली 3% वो बलूचिस्तान डेल्टा में पाए जा रहे हैं। और ये याद रखना कि बलूचिस्तान डेल्टा इज नॉट दैट बिग। ये याद रखना, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको मैंने बताया शॉर्ट में। ठीक है। इसकी हाइट कितनी होती है भाई? इसकी हाइट एक्सीड करती है 1.5 मीटर अबव द सी लेवल। ये चीजें जो थी समझने की थी, ये बैकग्राउंड था। अब इसको हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। ठीक है। इनके फीचर्स देखने हैं हमें। सबसे पहले हमने फॉर्मेट देखा किसी भी फॉरेस्ट का। कल की अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत फायदा होगा। कोई भी फॉरेस्ट हमारी आंखों के सामने आ जाए, हमें सबसे पहले उसकी लोकेशन देखनी है, उसके बाद हमने उसका एरिया देखना है, फिर हमने उसके फीचर्स देखने, फिर हमने उसके यूजेस देखने, और लास्ट में हमने उसकी ट्री स्पीशीज देखनी है। पांच चीजें देखनी है, कल बताई थी। हमने दो चीजें देख ली, लोकेशन देख ली, एरिया देख लिया। नंबर थ्री, हम देखेंगे उसके फीचर्स। सही है भाई, फीचर्स क्या है भाई? एवरग्रीन ट्री होती है, हेलोपैथिक होता है, हेलोपैथिक मतलब सॉल्ट लविंग प्लांट होते हैं ये। ठीक है। ब्रॉड लीव विद ड्रिप टिप्स। ठीक है। लेदरी लीव्स होते हैं इसके अंदर। और ये साफ पानी में, सर साफ पानी बोल रहा हूं मैं, गंदा पानी और साफ पानी अलग होता है, नमकीन और मीठा अलग होता है। ठीक है, नमकीन पानी में गंदा पानी भी होता है, नमकीन पानी में साफ पानी भी होता है। अभी आप सीव्यू जाओगे, जो आपके पाँव में पानी आ रहा होता है, जिसको आप लोग एंजॉय कर रहे होते हो, वो गटरे का पानी होता है। ठीक है। उसमें अगर मैंग्रोव उग रहा है, नमकीन पानी वो भी है, लेकिन अगर उसमें मैंग्रोव उग रहा है तो उसकी नॉर्मल हाइट होगी 3 मीटर। लेकिन अगर थोड़ा साफ पानी है, आप कहां चले जाओ गाइस, आप लोग थोड़ा सा पानी के आगे चले जाओ, जहां पानी साफ है, जहां गटरे की मिलावट नहीं हो रही, जहां पे पानी कराची के सेवरेज लाइन नहीं मिक्स हो रही समंदर के अंदर, तो वहां पे आपको मैंग्रोव 8 मीटर्स के भी मिलेंगे, 6 to 8 मीटर्स के मिलेंगे। तो बात क्या पता चली हमें, कि भाई पानी अगर साफ होगा तो मैंग्रोव की ग्रोथ ज्यादा होगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। सर, दोबारा से बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे गंदे और साफ पानी की बात हो रही है। उगेंगे ये नमकीन के अंदर ही। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जिस जिसको ये बात समझ आ रही है क्लियर लिख दे चैट में ताकि समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन माई पेन ओवर हियर एंड लेट मी शो यू गाइस।
आप जाते हो समंदर पे, ये सी साइड है, ठीक है, ये पूरा सी साइड है। अब यहाँ पे आपको मिलावट वाला पानी मिलता है, मतलब समझो इस कलर का मिल रहा होता है। अगर इस जगह पे मैंग्रोव उग जाए तो उसकी हाइट मैक्सिमम जाएगी 3, मैक्सिमम 4, उससे भी ज्यादा बड़े कर लो तो 5। ये गंदा पानी है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, जहां पे सेवरेज लाइन नहीं है, जहां पे साफ पानी है, थोड़ा पीछे चले जाओ, डेल्टा की तरफ चले जाओ, वहां पे आपको मैंग्रोव की हाइट ज्यादा मिलेगी। समझ आती है बात? आगे बढ़े। क्लियर इनफ? सही है। इनके यूजेस क्या है भाई? अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये समंदर के उस जगह पे मौजूद है जहां पे हमारे पास नेचुरल हैबिटेट जैसे कि फिश हो गए, श्रिम्प्स हो गए, क्रैब्स हो गए, और अदर क्रिएचर्स हैं, शेल वगैरह भी होते हैं। ये सब इनका नेचुरल हैबिटेट यहाँ होता है। और ये तो एक मतलब एक खास नाम दिया गया है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, उसको कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल द हैबिटेट। हैबिटेट्स मतलब फॉर ऑल द नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब भाई, हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। आपका घर आपका हैबिटेट है, याद रखना ये बात, ठीक है। क्लास 6 में ज्योग्राफी में पढ़ी थी जाके हमने, हैबिटेट क्या होता है। साइंस में पढ़ी थी, जनरल साइंस जिसको हम कहते थे, उसमें हमने पढ़ा था हैबिटेट। व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट इज योर होम। तो भाई ये नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है मछलियों के लिए, शेल्स के लिए, क्रैब्स के लिए, इवन टर्टल्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। और वही यूजेस में दोबारा वही बातें आ जाती हैं हमारे पास। एग्जैक्टली exactly, सही कह रहे हो उन्हें। साथ में हमारे पास एक और बात आ जाती है, जैसे कि हमने पहले फॉरेस्ट के यूजेस में पढ़ा था कि भाई जितने भी फॉरेस्ट उनके यूजेस क्या होते हैं भाई, उनका काम होता है स्टॉर्म्स को रोकना, मतलब नेचुरल हैजर्ड्स को रोकना। तो ये भी नेचुरल हैजर्ड्स को रोकेगा। दिमाग इस्तेमाल करो, समंदर के पास है, समंदर में कौन सा नेचुरल हैजर्ड आता है? कोस्टल स्टॉर्म या फ्लड आ सकता है। तो ये इन दोनों को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और टिम्बर की लकड़ी इस्तेमाल होती है फॉर कमर्शियल यूज। फर्नीचर बनाया जाता है, टिम्बर से बनता है, मैंने बताया था, शीशम और शीशम की लकड़ी और टिम्बर की लकड़ी फर्नीचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। फायरवुड भी इस्तेमाल की जाती है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस, ठीक है। और तो और ये ग्रेजिंग ग्राउंड भी है फॉर सच एज कैमल एंड कैटल्स। ऊंट, घोड़े, जितने भी होते हैं यहाँ पे एक ग्रेजिंग ग्राउंड है, ठीक है। ट्री स्पीचीज यहाँ पे कौन कौन सी है भाई? टिम्बर है आपके पास, है सेरोपॉस है आपके पास, और इविसीनिया आपके पास है, रिजोपोरा है आपके पास। ये सारे नाम याद करने हैं सर? नहीं सर, सारे नाम याद नहीं करने। टिम्बर याद कर लो। जो इन चारों में से आसान याद याद हो रहा है आसानी से वो याद कर लो। सारे नाम याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो। अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला मैं तुम लोगों को एक पाकिस्तान बना के दिखाता हूं ताकि लॉजिक समझ आ जाए, समझ में आ जाए बात। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, सही है, फेयर इनफ। मैं तुम लोगों को एक चीज बना के दिखाता हूँ तो हम लोग, ताकि तुम लोगों को एक बात क्लियर हो जाए। भाई ये मेरा पाकिस्तान है, ठीक है। लेट मी बी, ये मेरा पाकिस्तान है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इधर सिंध है, इधर बलूचिस्तान है, इधर सिंध है, इधर बलूचिस्तान है। ये दो कोस्टल एरियाज हैं हमारे पास। सर इसी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर मैंग्रोव ग्रो हो सकता है। इसके नीचे हमारे पास पूरा अरेबियन सी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरा अरेबियन सी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल जो कोस्ट के ऊपर उगाए जा रहे हैं ना, बिल्कुल जो कोस्टल एरिया है, लेट मी चेंज द कलर, बिल्कुल जो कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक। लेकिन अगर आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ, पानी जितना उतरता रहेगा कोने पे, इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है? मैंने बनाया इस तरीके से कि पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन अगर असल असल में मैप देखें तो जब रिवर इंडस, जिसको हम अरेबियन सी भी कहते हैं, सॉरी अरेबियन सी कह रहा हूं, जिसको हम लोग दरिया सिंध भी कहते हैं, जब वो जाके अरेबियन सी में मेल्ट हो, मिक्स होता है, तो वो कुछ ये फॉर्मेशन में इख्तियार होता है, ठीक है। ऐसा ही है। तो ये डेल्टा फॉर्म होता है। इस डेल्टा में मैंग्रोव पाए जाते हैं बेसिकली, सही तरीके से। यही ब्रीडिंग ग्राउंड है, यहीं पे ग्रेजिंग होती है, यहीं पे लकड़ी काटी जाती है। और ये जो हिस्सा है बलूचिस्तान का बहुत छोटा सा है और सिंध का बहुत बड़ा है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी भाई? 97% जो है वो उठा रहा है क्या? वो सिंध का एरिया कवर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 3% बलूचिस्तान के पास जा रहा है, ठीक है गाइस। समझ आती है बात? इजी हो गई आप लोगों के लिए बात? समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिख दो यस, चैट बॉक्स में लिख दो नो, वॉट एवर यू गाइस थिंक, मुझे बता दो, ठीक है। यस, क्लियर है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा दी। 97% जो है वो आपको मिलेंगे पाकिस्तान के सिंध कोस्ट के ऊपर, 3% जो है वो मिलेंगे बलूचिस्तान कोस्ट के ऊपर। याद करने की इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस ये याद रखना, ज्यादा आपको कहाँ मिल रहे? सिंध पे। क्यों? क्योंकि सिंध डेल्टा बड़ा है। सिंध में एक मेन सी, जो परमानेंट सी है, जो पूरा साल बहता है, वो मौजूद है, ठीक है।
इसलिए सिंध में पूरा साल पानी होने की वजह से ज्यादा दरख्त पाए जाते हैं आसान अल्फाजों में। जबकि बलूचिस्तान में आपको पूरा साल पानी नहीं मिलता। याद रखना ये बात। आगे आ जाते हैं भाई। यहाँ सवाल है, ये पास्ट पेपर का सवाल है, लेकिन मैंने उसको अपने अल्फाजों में लिखा हुआ है। मैंने लिखा भाई, रीजन फॉर फ्यू मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन बलूचिस्तान कोस्ट। वजह अभी मैंने आपको बताई। उनका डेल्टा जो है वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी इज सॉरी, इंडस रिवर इज द परमानेंट रिवर। पाकिस्तान का एक परमानेंट रिवर है, उसका नाम क्या है भाई? एक नहीं है, वैसे तो पांच है। लेकिन जो मेन रिवर है, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, दरिया सिंध कहते हैं, वो पूरा साल बहता है। उसका डेल्टा भी बड़ा है काफी। जबकि जो हमारे पास बलूचिस्तान कोस्ट है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि वहां पे रिवर्स भी छोटे होते हैं और सीजनल रिवर होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जब पूरा साल बाहर पानी नहीं होगा तो क्या फर्टाइल सॉइल ज्यादा होगी या कम होगी? सर, कम फर्टाइल सॉइल होगी, लेस एल्यूवियल होगा वहां पे। और डाउ सही है, ये बात समझ आती है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को समझा चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई, आई डोंट नो व्हाई भूल गया हूँ, गलती से लिख दी होगी, आई हैव नो आइडिया। आई एम गोना सी, वापस समझा दूं क्या चीज? देखो बात सुनो। ये मैंने मैप बताया, ये मेरा सिंध था, ये मेरा बलूचिस्तान था। यहां से मेन रिवर आ रहा है, रिवर इंडस। रिवर इंडस मर्ज हुआ अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। ये 97% एरिया कवर कर रहा है। जबकि ये बलूचिस्तान का इतना सा हिस्सा है, ये 3% कवर कर रहा है। आसान अल्फाजों में, बिल्कुल आसान अल्फाजों में। परमानेंट रिवर है रिवर इंडस, पूरा साल पानी आता है, ज्यादा फर्टिलिटी मिलती है दरख्तों को, ज्यादा उगते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जो है परमानेंट रिवर मौजूद नहीं है, पानी पूरा साल नहीं आता, फर्टाइल सॉइल नहीं होती इतनी ज्यादा। समझ आती है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है भाई? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर द मैंग्रोव? मतलब मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्यों है भाई? पाकिस्तान इतना अच्छा क्यों समझता है मैंग्रोव को? पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह लो, लोग कह लो, या फिश माही गीर कहते हैं जिसको हम, फिशरमैन कहते हैं, माही गीर उर्दू में कहा जाता है। तो मैंग्रोव इतना सा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? सवाल है। भाई मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाते आप लोगों को बताया, स्टार्ट करते क्लास बताया कि भाई मैंग्रोव इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर व्हाट? फॉर द स्पीशीज। कौन से वाले? समंदर में रहने वाले 2000 से ज्यादा स्पीशीज। शेलफिश है, फिश है, प्लांट्स है, इंक्लूडिंग शार्क्स एंड टर्टल्स। यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड समझते हैं इस जगह को, क्योंकि ये घर है उनका एक तरीके से। ठीक है, ओके। और साथ साथ भाई, मैंग्रोव जो है वो पॉल्यूशन को भी रोकता है। कैसे रोकता है भाई? वजह, भाई एक्सेस अमाउंट है। अब पानी गंदा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, तो पानी क्लीन होगा ना, प्योरिटी तो आएगी ना। यस, आएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिजर फिल्ट्रेशन। ठीक है, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज। ठीक है। और मैंग्रोव एक्ट लाइक अ बफर जोन बाय शील्डिंग द लैंड फ्रॉम विंड। भाई आपको पता है समंदरी हवाएं कितनी तेज होती हैं? कभी वीडियो देखी है अरेबियन सी के अंदर कोई कश्ती हो, बड़ा जहाज हो, बहरी जहाज जो जिसको हम कहते हैं, वो यूं तिनके की तरह घूम रहा होता है। अगर वो हवाएं कराची की तरफ आए तो बताओ क्या होगा? अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी ना, किस वजह से हुई थी? खैर वो तो अलग ही वजह थी, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर मैंग्रोव ना हो तो वो पूरा साल हवा चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, WFF एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना। तो वो ऐसा क्या काम कर रही है भाई? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी लेके आ रही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आज समझ लो क्या होता है। आगे आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज में भी बहुत काम आएगी, इकोनॉमिक्स में भी बहुत काम आएगी, सोशियोलॉजी में भी बहुत काम आएगी। तो भाई सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? आसान अल्फाजों में बताऊं, आसान अल्फाजों में सस्टेनेबिलिटी होती है कि आप भी इस्तेमाल करो और आपके आने वाली जनरेशन भी इस्तेमाल करे। सस्टेनेबिलिटी ये होती है। तो भाई ये लोग क्या करेंगे? भाई ये लोग करेंगे प्लांट, क्या चीज? मैंग्रोव। 10,000 से ज्यादा ये लोग मैंग्रोव को प्लांट कर चुके हैं अब तक। ठीक है। कटने से काट जो डिफोरेस्टेशन हो रही है उसको रोक रहे हैं ये, कोशिश कर रहे हैं कि रुके। ठीक है, ये कोशिश है पाकिस्तान है, पूरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में क्या क्या हो सकता है। एनीवेज, थ्रेट्स क्या है मैंग्रोव को? थ्रेट्स, मसला क्या आ रहा है भाई? मसला आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। जैसे कि भाई उनको लकड़ी चाहिए। क्यों लकड़ी चाहिए भाई? फर्नीचर बनाना है। केमिकल इंडस्ट्री चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री में भी लकड़ी इस्तेमाल होती है। यस सर, केमिकल इंडस्ट्री में भी लकड़ी इस्तेमाल होती है। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक। भाई कुछ सादे जानवर आ गए हैं दरख्त खाने। कौन से? मैंग्रोव खा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। और साथ साथ जो पानी हमें मिलता था रिवर इंडस के थ्रू, आप लोगों ने अगर पता हो, आप लोगों को नहीं पता हो, हम
अगर जाएं जामशोरो की तरफ, कौन सी जगह पे, जामशोरो। जामशोरो कहाँ है? हैदराबाद के पास है, कराची के पास, ठीक है। वहां पे एक बैराज बनाया हुआ है। बैराज क्या होता है? एक गेट होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने वाटर रिसोर्सेज के अंदर, बैरेजेस, ठीक है। अब जो रिवर इंडस का पानी आ रहा है ना पीछे से, उसको इन्होंने गेट बंद करके रोक दिया है। वो दरवाजा लगा के इन्होंने रोक दिया है। अब वो जो दरवाजा है, जब तक वो दरवाजा नहीं खुल रहा, पानी मैंग्रोव तक नहीं पहुंच रहा। तो भाई फ्रेश वाटर नहीं पहुंच रहा तो ग्रोथ रुकेगी ना? यस सर, रुकेगी। तो ये भी एक थ्रेट है। थर्मल पोल्यूशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्टील मिल हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गए जो कि कोस्ट के बिल्कुल करीब है। उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। थ्रेट्स हैं ये सारे के सारे। खैर, अब आ जाओ इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस फॉर द फॉरेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो स्ट्रॉम आता है, समंदर में स्ट्रॉम आता है, राइट। उसको रोकने में, उसको प्रिवेंट करने में काफी मदद करते हैं। विंड स्ट्रॉम को भी रोकते हैं। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? हवा रोक रहा है, इससे हमारा क्या ताल्लुक? भाईजान, जब हवा चलती है ना, घरों की छतें उड़ जाती हैं। ऐसा ही है। वो इंसान उड़ता हुआ जा रहा होता है तिनके की तरह हवा में, ऐसा ही है। यस सर, ऐसा ही है। तो भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है। यस सर, बिल्कुल है। साथ साथ ये एक, अभी थोड़ी देर पहले 3 बार बोल चुका हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है, फॉर बर्ड्स, फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर सी लाइफ, जितने भी सी के फिशेज हैं हमारे पास, इवन शार्क्स। तो भाई यस, इकोनॉमी को फायदा है इससे। यस सर, बिल्कुल है। इसकी लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल हो रही है, इकोनॉमिकल फायदा है इससे। यस सर, इकोनॉमिकल फायदा है। साथ साथ भाई ये जैसे कि दूसरे दरख्त करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, तो ये वो भी कर रहा है, इकोनॉमिकल फायदा है। इन्वायरमेंटल फायदा है, सॉरी, इन्वायरमेंटल फायदा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने समझनी है। ये लॉजिकल चीजें आप लोगों को वैसे ही आती हैं, बस आप लोगों को लिखना आना चाहिए। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे बाद में। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट भाई, लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, टिम्बर, कमर्शियल। फॉरेस्ट सप्लाई की जो वुड है, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रही है इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज पेपर मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, स्पोर्ट्स गुड्स। लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और फ्रूट्स मिल में, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स मिल में, इसके अंदर हमारे पास काफी और चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब चीजें आप लोगों को आती हैं ऑलरेडी या नहीं भी आती, तो हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम आ जाओ इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल पर्पज के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर लकड़ी इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, केमिकल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल हो रही है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, क्राफ्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, फर्नीचर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के फॉरेस्ट की बात हो रही है। मैंग्रोव कब का खत्म हो चुका है, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब आ जाओ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? कि याद है ना, मैंने कल बताया था कुछ, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ए रिफॉरेस्टेशन। तो भाई डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप पूरे जंगल को तबाह करते हो। वजह क्या होती है भाई? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब भाई एक नए शहर को आबाद करना है। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपने एक नया शहर बनाना है। अब वो जो आप नया शहर बनाओगे वो आप कहाँ बनाओगे? कटिंग ऑफ ट्रीज, एग्जैक्टली। वो आप नया शहर कहाँ बनाओगे? वो आप शहर बनाओगे दरख्तों को काट के, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सही कह रहे हो। एनीवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन है भाई, लकड़ी ज्यादा चाहिए, डिफोरेस्टेशन, लकड़ी कटेगी, लोकल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फर्नीचर के लिए, फार्मिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, फ्यूल वुड के लिए इस्तेमाल होती है, ओवर ग्रेजिंग होती है, ठीक है। ये चीजें भी हैं डिफोरेस्टेशन के कॉजेज में आती है। कंस्ट्रक्शन के लिए भाई, रेलवे रेलवे की पटरी डालनी है, कैसे करोगे? जंगल बना हुआ बीच में, जंगल को उखाड़ दोगे, फेंक दोगे। डिफोरेस्टेशन। और जो पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा होता है। इसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर। ये कोई आग लगाता नहीं है, ये हवा से लगती है। सर, हवा से लगती है? यस सर, हवा से लगती है। सर, जब हवा की स्पीड बहुत तेज होती है और आपस में पत्ते टकराते हैं, तो एक चिंगारी क्रिएट होती है। चिंगारी, एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो जो स्पार्क होता है वो पूरे जंगल को राख कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा जंगल था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी 1-2 साल पहले की बात है, काफी दिनों तक आग लगी रही थी, ठीक है। वो किसी ने लगाई नहीं थी माचिस से जाके या पेट्रोल डाल के, वो ऑटोमेटिकली लगती है। इट्स अ नेचुरल हैजर्ड, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल इन्वायरमेंट खराब होता है। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होती है भाई? सॉइल इरोजन आसान अल्फाजों में फर्टिलिटी ऑफ लैंड खत्म हो जाती है। आसान अल्फाजों में, बिल्कुल आसान अल्फाजों में, एक तरीके से। बैड लैंड टोपोग्राफी हो जाती है भाई। एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, रिवर फ्लडिंग, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिवर अब फ्लड कर जाएगा। नेचुरल हैबिटेट को लॉस होता है। नेचुरल हैबिटेट को, नेचुरल घर मिला हुआ है जिन परिंदों को, जिन जानवरों को,
उनके घर कहाँ गए? आपने दरख्त की लकड़ी बनाई जिस पर नीचे में आप सो रहे हो, वो जो बेड था, वो जो व्हाटसोएवर यू विल कॉल इट, वो जो भी था उस पे एक जानवर रहा करता था। तो इट्स अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इसी की वजह से जंगली जानवर एक्सटेंट होने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? क्योंकि हमने उनकी लकड़ी, उनके जंगल तो तबाह कर दिए, वो कहाँ रहेंगे? ऐसे ही हम लोग खत्म किए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, कोस्टल फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है क्योंकि हम लोग बेंगलुरु को तबाह कर रहे हैं। इकोनॉमिकल एक हमें वजह पता चलती है कि हम इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स हमारे पास आ गए। इकोनॉमी के इफेक्ट क्या पड़ते हैं भाई? मुझे बताओ, आपने लकड़ी इस्तेमाल करना शुरू की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 दरख्त थे, एक जंगल में 10 दरख्त थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेम एग्जाम्पल, लेकिन समझने के लिए बेहतरीन। अब आपको बनाना फर्नीचर। मेरा आप सबसे सवाल है, वो 10 दरख्त से आप कितने साल तक बना सकते हो फर्नीचर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या करोगे? खत्म, इंडस्ट्री को लॉस होगा। जब इंडस्ट्री को लॉस होता है तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नीचे जाती है। जब जीडीपी भी नीचे जा रही है, इंडस्ट्री को भी लॉस हो रहा है, तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और जब हम इंपोर्ट कराएंगे तो महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, याद रखना। फ्लडिंग के चांस ज्यादा होते हैं। फ्लड आने के बाद जो होता है मुल्क का हाल, 2 साल पहले हुआ था जब सिंध में, बलूचिस्तान में फ्लड आया था, बल्कि साल पहले की बात है। कितने लोग मरे थे, कितने घर तबाह हुए थे, इकोनॉमिकल लॉस था। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, रोड तबाह हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है, समझनी है, इनफैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ। हर दरख्त होता है, कोई स्पेसिफिक ट्री या कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट नहीं होता। हर फॉरेस्ट को हम यही कहेंगे कि वो एक लंग्स ऑफ द अर्थ है। क्यों भाई, क्यों है वो? सर क्योंकि वो आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट जब प्रोवाइड किया जाता है ना, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप लोग जाना। कराची यूनिवर्सिटी देखा है? कराची यूनिवर्सिटी के बहुत पास जो है, वो है क्या कहते हैं, नर्सरी है पूरी, उसके पीछे बैक है, बैक साइड पे। वहां पे जाना रात को, वहां पे ठंड होती है, वहां का मौसम अच्छा होता है, खुशगवार होता है, वुड से। ठीक है, काम वेदर होता है, अच्छा मौसम होता है। वी कैन से दैट। क्यों होता है? क्योंकि वहां दरख्त बहुत ज्यादा है, वेजिटेशन कवर बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड, पूरे शहर में घूम लो पूरा दिन, आपको गर्मी लगेगी। मतलब फ्रेश एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वेजिटेशन कवर बहुत कम है। अनदर एग्जाम्पल, कराची यूनिवर्सिटी का रोड देखा आपने? कराची यूनिवर्सिटी रोड पे आप जब गुजरते थे आज से 10 साल पहले, तो एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट मिलता था, एक अच्छा खुशगवार इन्वायरमेंट मिलता था। लेकिन आज के दौर में वहां पे जब पूरे में खुदाई हुई हुई है, जो बन के नहीं दे रहा हमारे पास, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, व्हाटसएवर इट इज, वो जो बन के नहीं दे रहा, तो क्या वहां पे आपको एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वहां पे आपको बदबू आ रही है, वहां पे आपको हवा में नम, पता नहीं अजीब सी मट्टी उड़ रही होती है हवा के अंदर, वो आंखों में जा रही है, वो आपको डैमेज कर रही है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे और नुकसान आते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। ठीक है, नहीं हुआ, एक चीज रहती है, बल्कि एक दो चीजें और रहती हैं। एनीवेज, तो भाई अब हमें स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है डिफॉरेस्टेशन को खत्म करने के लिए और एफॉरेस्टेशन करने के लिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं इसको भाई, गवर्नमेंट का एक वो है, एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो, एक डिपार्टमेंट, इनका फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि भाई हम रीप्लांटेशन करेंगे हर हफ्ते। कब? एक साल में एक हफ्ते, सही है। साल में एक हफ्ते क्या करेंगे हम लोग? रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज करेंगे। क्यों करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, ही बताया, आपके पास नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, आपका एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको दोबारा करना है, अपनी डिफॉरेस्टेशन करनी है। रचना डोब, डोब किसको कहते हैं? हमने पढ़ा था, टोपोग्राफी में पढ़ा था। दो रिवर के बीच की जगह को हम डोब कहते हैं। एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है। मांगलैंड टर्बेला वाटरशेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहा है। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके अंदर ज्यादातर ज्यादातर ट्री प्लांटेशन होती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है भाई? लोगों में अकल है नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, हमारे पास सब्र है नहीं, और हमारे पास पैसा है नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सही है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है, और सब्र नहीं है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं। तो ये ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट के भी थोड़ी देर पहले आपको पता, सस्टेनेबल का आप भी इस्तेमाल करो, आपके आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करें। तो भाई इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए भाई। सिलेक्टिव कटिंग कहते हैं जिसको हम। सिलेक्टिव कटिंग मतलब भाई, एक फॉर एग्जाम्पल 100% है ना, एक ये इतना बड़ा, ये एक, समझो एक फॉरेस्ट है, मैंने एक, गवर्नमेंट ने इतना हिस्सा दे दिया कि इतना फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में लेके आ सकते हो, उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी का जो 75% है उसको आप हाथ भी नहीं लगाओगे।
किसने कह दिया ये? सर ये गवर्नमेंट ने कह दिया। क्यों? सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, ताकि आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करें। ठीक है। आफ्टर कटिंग ईच, अच्छा एक और बात कह दी कि भाई अगर आप एक दरख्त काट रहे हो आप एक और उगा के जाओगे, ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है क्योंकि आप जो काट रहे हो वो आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। भाई आने वाली नस्ल जो है वो किस दरख्त का इस्तेमाल करेगी? उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होगा सही से? तो आप जो एक काट रहे हो आप उगा के जाओगे ताकि आज से 10 साल बाद वो भी उसी तरह हो जिस तरह आपको मिला था। ठीक है। फिर आ जाओ ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन, वही बात है, टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेबर फोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा चाहिए होती है लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है। इरिगेशन चाहिए हमें कैनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू। क्यों? फिर ये एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है। कंट्रोल ग्रेजिंग होती है भाई। ग्रेजिंग का मतलब क्या होगी? आपके पास जो शीप्स हैं, जो जितने भी हमारे पास लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, जितने भी हमारे पास जानवर घास खाते हैं, क्या खाते हैं? घास खाते हैं। आई कैन गाइड यू अब्दुल्ला बट आफ्टर द क्लास यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके? फेयर एनफ। जो घास खाते हैं जानवर जितने भी हमारे पास, उनको आप कंट्रोल ग्रेजिंग कर दो। उनको भी यही बोल दो भाई एक लिमिटेड एरिया है, वही खाना है आप। दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं। आप उस जंगल की जगह उनको कुछ और दे दो कि भाई आप इनको ये खिलाओ। कुछ और से मुराद झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां भी खाते हैं। जरूरी आप जाके फ्रेश फीस के पत्ते खिलाओ उनको? नहीं। तो भाई डिस्करेज किया जाता है लार्ज स्केल लाइफ स्टॉक फार्मिंग को, इसकी वजह से ये लिमिटेशन है भाई, डिसग्रेस होती है भाई। वो फिर कहते हैं कि हमें करना ही नहीं। ये थी हमारी आज का क्लास। हमारा फॉरेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक कुछ वादे मेरे, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, वर्कशॉप शुरू हो चुकी हैं। कोई 8,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है। आई एम नॉट सेइंग वो डिजर्व नहीं करते या व्हाट्सएवर, दे डू डिजर्व इट, आई डोंट नो। बट गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे इस वक्त 16 बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। 16 बच्चों ने पूरी क्लास अटेंड की है ऑलमोस्ट, क्योंकि जी एवरीडे हर रोज क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। तो 16 बच्चों ने क्लास अटेंड की है, 20 से ऊपर गए थे, 22 हुए थे एक टाइम पे पार्टिसिपेंट्स। लेकिन इस वक्त 16 to 15 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास के अंदर। आई नो, आई एम प्रीटी मच श्योर क्लासेस की जरूरत है बच्चों को, इसीलिए वो क्लासेस ले रहे हैं। देखो, पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया। अभी मैंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ बिकॉज दीज आर डेमो क्लासेस आई वुड से। वरना जो मेरी क्लासेस होती हैं वो प्रॉपर कैमरा ऑन होता है, उसका समझाने का तरीका अलग होता है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसका 70% तक, 30% कैमरा ऑन होने के बाद होता है। जब आप एक्सप्रेशन देखते हो आपको समझ आता है। ठीक है। तो वर्कशॉप मेरी खुद की इंशाल्लाह ताला आ रही है अप्रैल में। 4 दिन की वर्कशॉप है, हियर्स द पोस्ट। 4, 6, 8 और 10 तारीख को वर्कशॉप होगी, 3 घंटा पर डे। ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। आप लोग आके पढ़ना चाहो कोचिंग पे आके पढ़ लोगे, ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ लोगे। एंड इन 4 दिन के अलावा मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला पेपर से एक दिन पहले तक। पेपर होगा आपका नेक्स्ट डे, रात को बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ अगले दिन पेपर में आपने ये करना है ये नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ इसका अगर ये सवाल आ गया तो उसका आंसर अपने ऐसे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 मार्क्स के अंदर ये चीज मत करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बैठ के। फिर दूसरी चीज, मेरा आप लोगों से एक और वादा जो पाकिस्तान का कोई टीचर नहीं कर सकता, चैलेंज देता हूं मैं। आई वुड से आई एम चैलेंजिंग ईच एंड एवरी पाकिस्तान स्टडीज टीचर। 18 मिनट तकरीबन 30 सेकंड के अंदर ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के कोई दिखा दे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। बट मैंने एक दफा कराया हुआ है, 2 दफा कराया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो मेरी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करते हैं। एंड हियर इज द स्क्रीनशॉट फॉर दैट रिकॉर्डिंग। इसकी आप लोग टाइम देख लो कितना है, 18 मिनट 28 सेकंड। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, A to Z एवरीथिंग। मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है, आंसर राइटिंग में मसला आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मदद की जाएगी। वन लास्ट थिंग आई एम गोना शो यू गाइस, ओवर है, ये मेरे नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं। इसके अंदर मैं पास पेपर ये भी उनको ही मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्लास लेंगे। और इन जब पास पेपर सेशन कराऊंगा तो ऐसे करा रहा हूँ मैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक मैं 14 मार्क का मैंने उठाया क्वेश्चन, ये रहा। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज द ओनली बीकन ऑफ होप फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिटवीन 1914 to 1930। ये एक पास पेपर का सवाल है। ठीक है। ये एक पास पेपर का सवाल है। पहले मैंने आप लोगों को एक सैंपल आंसर दे दिया। ठीक है, पूरा एक सैंपल आंसर दे दिया। पूरा एक सैंपल आंसर खुद लिख के यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई आंसर ऐसे लिखा जाएगा, ये इसका आंसर। फिर उसके नीचे मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर कमेंट, एग्जामिनर क्या कहता है क्या नहीं लिखना। यहाँ पे बता रहा है, देखो ये कह रहा है वेरी वेल आंसर। भाई ये सही है भाई, लेकिन मसला क्या है? ये कहते हैं
who are able to comment on various reform and event that reflected on Hindu-Muslim unity rather than those who mildly describe everything that happened between these years. It was pleasing to note that there is an increasing number of candidates who are able to make a relevant comment. चलो इस पे तो कोई गलती नहीं बताई, लेकिन मेरे पास और सवाल मौजूद है जिसके अंदर वो बताता है कि ये चीज नहीं लिखनी. क्या कहता है? मोस्ट कैंडिडेट फेल टू स्कोर मोर देन 3 और 5 मार्क्स. सही है. क्यों? क्योंकि भाई वीकर कैंडिडेट टेंडेड टू राइट इररिलेवेंटली अबाउट द पार्टीशन. सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा होगा मुस्लिम लीग क्यों फॉर्म हुई थी. इन्होंने बता दिया. क्या लिखा भाई? हमने लिख दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो ये चीजें बताई जाएंगी, क्या नहीं लिखना, कैसे लिखना, फिर आपको मार्किंग स्कीम भी शेयर की जाएगी. ठीक है. ये पीडीएफ भी उनको मिलेगा जो इंशाल्लाह वर्कशॉप लेंगे. जिनको वर्कशॉप लेनी है, मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं टू एवरी वन ऑफ यू. याद रखना, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बैठ के पैसे बनाऊं. ठीक है. बल्कि मेरा ये काम है कि आप लोगों का अच्छा ग्रेड आए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. कोई सवाल हो, कुछ भी हो, यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर ऑन व्हाट्सएप. यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड जैसे ही मैं ऑनलाइन होऊंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा. अच्छा, ये फीस 2500 रुपीज है. गैस क्वेश्चंस मिलेंगे. गैस क्वेश्चन जैसी कोई चीज नहीं होती. फिजिकल भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी. जो फिजिकल क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होंगी. सॉरी, 4 दिन होंगी. 3, 6, 9, 12 घंटे तक आपकी वर्कशॉप है. आधा दिन, मतलब अलग अलग दिन है, मिला के बोल रहा हूँ. ठीक है. ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आपके 40-50 घंटे जाएंगे. आप टेंशन नहीं लो. रोजाना 1 घंटा भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी. कल 1 घंटा कर लिया, आज 1 घंटा कर लिया. रोजाना 1 घंटा वैसे ही हो रहा है. पेपर जब तक नहीं हो रहा, आपकी रोजाना क्लास हो रही है. टेंशन नहीं लो. ये मैंने आप लोगों को नंबर भेज दिया, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो. हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या चीजें आ सकती है. मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा गैस पेपर रिलाय करना, मैं गैस पेपर दूंगा भी नहीं. बल्कि लास्ट 15 ईयर का ट्रेंड फॉलो करते हुए आप लोगों को बताऊंगा ये चीजें आ सकती हैं. चांसेस हैं. 100% चांसेस किसी के नहीं होते. अगर किसी के 100% चांसेस हो रहे हैं, समझ जाओ दाल में कुछ काला है. नहीं हो सकते. ठीक है. नहीं हो सकते. इट्स लाइक 6 बॉलों पे 36 रन बहुत रेयर होते हैं. बल्कि 6 बॉलों पे 38 रन बहुत रेयर हो ही नहीं सकते. वाइट बॉल होगी, फिर कुछ होगा, फिर होगा, फिर होगा, XYZ. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट इज. तो मैसेज कर देना, जो भी सवाल हो पूछ लेना. टेक केयर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला. रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी इस क्लास की इंशाल्लाह ताला.